और अब समाचार विस्तार से। बजट के बाद तीसरे वेबिनार का आयोजन हुआ। ये वेबिनार कृषि और ग्रामीण कायाकल्प पर आधारित रहा। वेबिनार में किसान, मत्स्य और पशुपालक, कृषि स्टार्टअप और कृषि सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कृषि उत्पादों के विविधीकरण और निर्यात योग्य हाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्पाद करने की बात कही। हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। केरल के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, तमिलनाडु के किसानों को अतिरिक्त लाभ हो, इसलिए इस बार कोकोनट पर एक विशेष बल दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में हमारे इन किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने क्वालिटी, ब्रांडिंग और स्टैंडर्ड को प्रमोट करने का आग्रह किया। उन्होंने वैश्विक बाजार के लिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात कही। एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। हमारे पास रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। दुनिया में इसकी मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस देश में फसलों का विविधीकरण करने पर है। उन्होंने कहा, बजट का एक एक पैसा किसानों तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कृषि पर पोस्ट बजट वेबिनार किन मायनों में अहम रहा और किन किन चीजों पर फोकस किया गया? किस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बार का जो बजट है वो किसानों के हित के लिए किन किन क्षेत्रों में फोकस करता है, किस तरह से उन्हें आमंत्रित करता है तकनीक के लिए, और किस तरह से वो नए क्षेत्रों को भी अपनाकर अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं? रमा, देखिए कि इस बार का जो बजट आया उसमें जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उस पर बहुत फोकस किया गया कि किस तरह से नारियल की खेती हो या काजू की खेती हो, इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और चूंकि एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं हैं और अब भारत एग्रीकल्चर में ऐसे उत्पादों की तरफ देख रहा है दुनिया में जिसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो हम आगे से बढ़ रहे हैं, दुनिया में ऐसे तमाम खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ रही है जो केमिकल फ्री हो, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। तो भारत इसको एक बड़े अवसर के तौर पर देखता है। इसीलिए
हमने देखा है कि बजट प्रस्ताव में ये इस बात का खासा ध्यान रखा गया है कि किसान फसल विविधीकरण की ओर आगे बढ़े और साथ ही साथ जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है जहाँ से ज़्यादा मुनाफा हो सकता है उस तरफ जाएं। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है? इसके लिए ज़रूरत है कि रिसर्च या फिर सरकारी एजेंसियां और जो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हैं इन सब के बीच एक सिनर्जी हो किसानों के बीच, जिससे उनको पता हो कि वो कहाँ पर निर्यात कर सकते हैं, कहाँ पर अवसर है, कैसे निर्यात होगा, किस फसल का उत्पादन कर सकते हैं। उस दिशा में देखिए कि इस तरह के जो वेबिनार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर भी दिया कि आज जो अधिक मुनाफा देने वाली जो फसलें हैं उनको उसके उत्पादन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। पशुपालन की बात की, मछली उत्पादन में हम किस तरह से उल्लेखनीय प्रगति हमने की और उसमें अगर बढ़ोतरी करते हैं तो कैसे किसानों की आय बढ़ सकती है, मछली उत्पादक किसानों की। और साथ ही साथ पशुपालन का भी जिक्र किया कि कैसे हम बेहतर ब्रीड की जो नस्लें हैं, नस्ल वाली जो पशुधन है उसको तैयार करें। इससे हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला देश भारत है, लेकिन हमारी जो क्षमता है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो कैसे हम इन सब में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस पर जब जोर दिया जाएगा और फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा तो किसानों की आय बढ़ेगी और दुनिया की जो मांग है, जो बदल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से, जो उन मांग बदल रही है, उस लिहाज से भारत के जो किसान हैं वो उत्पादन करें और उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो उद्यमी हैं उनकी जो भूमिका हो सकती है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं, तो इन सब के बीच एक सिनर्जी हो जिससे कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और उस दिशा में हमने देखा है कि पिछले वर्षों में काफ़ी पहल हुई है और इस बार के बजट प्रस्ताव में खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि कैसे केरल के नारियल किसानों को फ़ायदा हो, कैसे जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो निश्चित तौर पर इस पर व्यापक चर्चा हुई है। बिल्कुल। शैलेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से प्राकृतिक खेती पर जो फोकस लगातार किया जा रहा है उससे निर्यात में वृद्धि हो सकती है, कौन कौन सी फसलें हैं जो इसके दायरे से आ सकती हैं, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उसके अलावा भी, उसके बियॉन्ड भी जाकर कैसे किसान नई तरह की खेती को अपनाकर निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं, साथ ही उनकी आय भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो उनकी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी होंगी। देखिए रमा, ये बात समझना होगा कि हमारे किसानों की जोखिम की जो क्षमता है वो ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहली बात जो मोदी सरकार ने सुनिश्चित की है कि उनको एक सहारा दिया जाए। किसान सम्मान निधि 10 लाख, आप देखें कि 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की रकम दी जा चुकी है। तो एक सहारा मिला है जिससे कि एक उनको बुआई के लिए या फिर बाकी खेती के छोटे मोटे कामों के लिए एक पैसे, एक धनराशि मिली है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो परंपरागत फसलें हैं उसकी MSP बेहतर मिले, लागत से कम 1.5 गुना ज़्यादा, वो सुनिश्चित किया गया है। गेहूं हो या फिर धान हो या सरसों हो या फिर बाकी, और हमने देखा है कि दलहन तिलहन क्रांति वो जो आकार ले रही है। अब बात आती है कि किसानों को उससे आगे जाकर वो विविधीकरण की ओर जाएं, ऐसी फसलें पैदा करें जिसकी मार्केट में डिमांड है, जिसकी दुनिया में डिमांड हो रही। तो उस दिशा में तमाम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं, जो सरकारी विभाग है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किसान उस तरफ प्रोत्साहित हो। हमने देखा कि उत्तर भारत में जहाँ पर नकदी फसलों के नाम पर कई राज्यों में सिर्फ गन्ना बोया जाता था, अब हम देख रहे हैं कि उसमें बाकी कृषि उपजों की खेती हो रही है, सब्जियों की खेती बढ़ी है, आप देखें फलों की खेती बढ़ी है, जहाँ पर जो कोस्टल बेल्ट है, नारियल की खेती हो, काजू की खेती हो, ये सब बढ़ी है। तो यहाँ से उनकी आय बढ़ सकती है। साथ ही साथ पशुपालन में जो तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं मदद, उससे फ़ायदा हो सकता है। तो किसानों को खेती बाड़ी और पशुपालन के जरिए समृद्ध बनाने का एक योजना पर समग्र तरीके से काम हो रहा है, जिसमें मछली उत्पादक किसान, मछुआरे भी शामिल हैं। उनको हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर क्रेडिट कार्ड देने का जो फैसला किया गया, उससे उनको मदद मिल रही है। उनके कैसे वो बेहतर बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक समग्र नीति है जिस पे आगे बढ़ा जाए। और जहाँ तक नेचुरल फार्मिंग की बात है, आप जानते हैं कि उत्तर पूर्व के तमाम राज्य इस पे आगे बढ़ चुके हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। आप सिक्किम से देखें तो वहाँ पर अदरक वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से हल्दी एक्सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि जब आप यहाँ पर ये भूमिका आती है कि सर्टिफिकेशन बेहतर हो, क्वालिटी अच्छी हो, यानी जो कृषि उपज हो उन जो आप निर्यात करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए जिससे लोगों को भरोसा हो कि ये नेचुरल है।
तो ये सब जो पूरी प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और अंततः इसका फायदा एग्रीकल्चर सेक्टर को होना है और कृषि सेक्टर में काम करने हैं किसानों को होना है और फिर किसान परिवारों को होना है। इसमें नवाचारों का और तकनीक की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी? ये देखिए निश्चित तौर पर उसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि जब भी आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं या फिर हाई जो है वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो नई नई तकनीक आ रहे हैं, नए नए बीज आ रहे हैं। आप देखें कि फलों की खेती में आप पूरा एक बदलाव देखते हैं, उच्च उत्पादन क्षमता वाले जो आप देखते हैं खेती हो रही है, कैसे बेहतर हों, जो जल्दी सड़े ना, उस तरह के बीज बनाए जा रहे हैं जिससे कि एक्सपोर्ट में उनको आसानी हो, लंबे समय तक उन्हें रखा जा सके, कोल्ड स्टोरेज चेन बेहतर हो, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में ज़्यादा हो। तो इन सब का एक जो इकोसिस्टम हो एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिससे कृषि में जो हमारी जो आय है किसानों की वो बढ़े और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के जो उद्यमी हैं उनको भी फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोजगार आए। जो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जो उद्यम लग रहे हैं, तो ये पूरे उस पर समग्र नीति पर आगे बढ़ा जा रहा है। उसका हमने असर भी देखा है। बीते अगर 4-5 वर्षों में खासतौर पर देखें तो खेती बाड़ी के पैटर्न में बदलाव आया है। वो बहुत तेज़ी से नहीं है, लेकिन आप देखें कि हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ, तकनीक के इस्तेमाल की तरफ, सिंचाई में जो ड्रिप इरिगेशन है उसकी तरफ, या फिर सब्जियों में देखें कि आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल करके खेती की जा रही है। आप पशुपालन में देखें तो अच्छे ब्रीड्स की डिमांड बढ़ी है और वहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। डेयरी सेक्टर में आप देखें कि तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पूरी एक समग्र नीति है और इसीलिए इस बार के बजट में आप देखें खासा फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो आगे बढ़े, बल्कि साथ ही इस बात पर भी है कि जो हाई एग्रीकल्चर है, जहाँ से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है, जहाँ से दुनिया की मांग एग्रीकल्चर सेक्टर की पूरी की जा सकती है निर्यात के जरिए, उस पर भी फोकस किया गया है। बिल्कुल, किस तरह से वैल्यू एडिशन किया जाए, किस तरह से जो रिसर्च है उसको बढ़ावा दिया जाए और महिला किसानों की भी बात प्रधानमंत्री ने कही है। चौतरफा विकास का एक खाका इसमें दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए।